शाम में आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि आज स्टूडियो में हूँ नहीं और आज संभव भी नहीं है कि स्टूडियो में जाके आपको कहानी सुनाऊँ। बाहर था तो कायदे से मैं शहर वाले घर पे था, तो मुझे लगा कि अब यहीं से कहानी सुनाने देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं पहुँच पाऊँ ना पहुँच पाऊँ और दिक्कत हो जाए। तो यहाँ जो पुराने सेटअप थे उन्हीं में मोबाइल वगैरह फंसा के फिर कहानी सुना रहा हूँ। तो हो सकता है आपको कुछ अनयूजुअल नॉइस या फिर कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए अभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। कल से तमाम चीज़ें हो सकता है पटरी पे आ जाएं। आज की कहानी की बात करें तो आमतौर पे अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर हमारे पास नॉर्मल स्प्लेंडर बाइक है, सामने से हमारे पल्सर गुजरे तो हमें लगता है कि ये होती तो हम खुश होते हैं। बुलेट सामने से कोई कार गुजरे तो हमें लगता है कार होती तो मज़े आ जाते हैं। ठीक ठाक कार है तो फिर लग्जरी सेगमेंट हो जाए तो फिर स्पोर्ट कार। ऐसे करके दर बदर हम खुशियों के लिए भटकते रहते हैं। सेम चीज़ रिश्तों में है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, ऐसा मेरा पति होता। इन तमाम चक्करों में हम भटकते रहते हैं। अंत में हमारा कोई फ़ायदा होता नहीं है। बाद में जब हम भटकते भटकते थक जाते हैं तब पता चलता है कि जो था जैसा था वही बढ़िया था, बाकी कुछ खास नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप आज की कहानी सुन लीजिए। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है इटावा। कहानी इसी इटावा की है। बात चंद दिन पहले की है। दरअसल इसी इटावा में अभी चंद दिन पहले के स्कूल में एक डेड बॉडी मिलती है। अब डेड बॉडी को जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, खासकर पहले स्कूल के छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल को इत्तला किया। प्रिंसिपल तक जब ये खबर गई तो प्रिंसिपल साहब पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है। अब पुलिस जब लाश देखती है हैरान, चूँकि मामला एक गांव का एक सरकारी स्कूल, उस स्कूल में डेड बॉडी, लाश की ऐसी हालत कि चेहरा बाकी जो बॉडी थी पूरा जला हुआ। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं फ़ौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पहला सवाल यही था कि आखिर ये लाश है किसकी। पूरे गांव में इत्तला किया, आसपास के इलाकों में तफ्तीश करवाई। जब तफ्तीश करवाई तो पता चला कि ये डेड बॉडी है, जो लाश है, ये इसी गांव के रहने वाले चरण सिंह की है। अब पता चला चरण सिंह की है तो फिर पता किया जाने लगा कि चरण सिंह के घर में कौन कौन है, उनको इत्तला कर दें। लिहाजा पुलिस वालों ने जब घर के बारे में पता किया तो पता चला कि पत्नी है गीता। फ़ौरन गीता को बुलाया गया। गीता आती हैं, अपने पति की बॉडी देखती हैं। परिवार के बाकी और लोग आते हैं। तमाम लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। जैसे तैसे करके पूरा गांव समझाता है। उसके बाद बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये लाश मिली कैसे और कत्ल हुआ क्यों। लिहाजा पुलिस वालों ने अब तफ्तीश शुरू की। तमाम क्राइम सीन से जो एविडेंस थे उनको कलेक्ट किया। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछा और इधर परिवार वालों का भी बयान लिया। जब परिवार वालों का बयान लिया तो जो गीता थी यानी चरण सिंह की पत्नी, उसने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है कि मेरे पति का जो कत्ल है वो मेरे देवर ने करवाया। अब तमाम लोग हैरान। उन्होंने पूछा आपको ये कैसे पता। पुलिस वालों ने भी पूछा। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी को लेके पिछले कई दिनों से हमारे बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मेरे पति और उनके छोटे भाई के बीच आए दिन झगड़ा होता था और मेरे देवर ने कहा भी था, यानी मेरे पति के भाई ने, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल किसी और ने नहीं, मेरे देवर ने किया। अब पुलिस जब ये बात सुनते उसे भी लगा कि चलो ठीक है, देवर को पहले टटोल लेते हैं। उन्होंने देवर को उठा लिया। उठाने के बाद उससे पूछताछ शुरू की। अब एक तो एक आदमी जिसका भाई मरा हो, दूसरा उसके ऊपर कत्ल का आरोप। लगातार पुलिस वाले उससे पूछते रहे घुमा घुमा के कि तुमने क्यों मारा, तुम्हारी ज़मीन को लेके विवाद कैसे। वो अपने तरीके से बेचारा समझाता रहा कि नहीं कोई विवाद नहीं है, हम दोनों भाई बड़े प्यार से रहते थे। ये तमाम चीज़ें छोटा भाई बता रहा था। पुलिस वाले अपने तरीके से तमाम हटघटने अपना रहे थे। अंत में उसने एक लाइन बोल दी और इस लाइन ने फिर पुलिस वालों को घुमा के रख दिया। दरअसल इस छोटे भाई ने कहा कि आप उस महिला की बात पे यकीन कर रहे हैं जो अभी 2 दिन पहले घर पे आई, इससे पहले वो घर पे थी ही नहीं। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते वो कहते कि ये क्या, घर पे नहीं थी कि क्या मतलब है।
तब छोटे भाई ने बताया कि ये तो हरियाणा में रहती है किसी के साथ। पुलिस ने पूछा क्यों? तब इसने बताया कि दरअसल मेरे भाई से इसकी बनती ही नहीं थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर FIR मुकदमा पुलिस कोर्ट कचहरी कर चुके हैं। एक मुकदमे के सिलसिले में जो कि एक दूसरे पे ही था, उसके सिलसिले में ये घर आई थी। बाकी 2 दिन पहले से ये आई है, उससे पहले ये कभी यहाँ रही ही नहीं। तो इसको कैसे पता कि मेरा और मेरे बड़े भाई का जो ताल्लुकात है वो गड़बड़ है? अब इस छोटे भाई ने तो ये लाइन अपने बचाव में बोली, लेकिन पुलिस को यहाँ से डाउट हुआ। पुलिस ने कहा अब इस गीता को उठाओ, इसको टटोलो और इसकी पूरी क्राइम कुंडली खंगालो। जब गीता को उठाया गया, शुरुआत में इधर उधर घुमाती रही, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। जब तबीयत से इससे पूछताछ की गई, तब इसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद न केवल पुलिस वाले बल्कि आम जनता भी हैरान थे कि आखिर एक महिला ऐसे कैसे कर सकती है। यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 15-16 साल पहले। 15-16 साल पहले इस महिला की शादी हुई थी। शादी इसी इटावा में हुई थी, एक संजय नाम के शख्स से। संजय नाम के शख्स से इसकी शादी हुई। शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी, 2 बेटियां भी हुई, घर गृहस्थी तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान अब संजय की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी, बीमार हो गया। अब इसको अपने पति की सेवा करनी पड़ती, अपने पति को ध्यान देना पड़ता। इसे ये तमाम चीज़ें बड़ी बुरी लगती कि अपने पति की मैं सेवा कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। इसी दौरान जब इसका पति बीमार था, जब संजय की तबीयत लगातार खराब थी, तब घर पे अक्सर चरण सिंह आया करता था। कभी वो फल लेके आए, कभी पूछ ले कि कोई दवा चाहिए, कोई और बात। ये तमाम चीज़ें जब वो पूछता रहा, तब पत्नी को लगा, यानी गीता को, कि यार ये कितना बढ़िया आदमी है। अगर इससे मेरा रिश्ता होता या फिर ये मेरा पति होता तो शायद मेरी ज़िंदगी में कोई दुख ना होता, ये मेरा केयर करता, मुझे तमाम तरह की खुशियाँ देता। अब किस्मत कहें या फिर कोई साजिश कहें, थोड़े ही टाइम बाद जो संजय था उसकी मौत हो जाती है। अब पति की मौत हो गई, इधर चरण लगातार घर पे आता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने के बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए और फिर कुछ वक्त बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद अपनी दोनों बेटियों को लेके ये चरण सिंह के घर आ गई। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, दोनों में प्यार था ही। 2 बच्चे और हो गए। अब टोटल 4 बच्चे, चारों को पालने पोसने की जो जिम्मेवारी थी वो चरण सिंह के ऊपर। इसी बीच चरण सिंह के घर पे झब्बर सिंह का आना जाना हो गया। अब झब्बर सिंह का आना जाना हुआ, शुरुआत में इससे लगा कि भाई दोस्त है, भाभी मानता है, लेकिन ये झब्बर सिंह को जब देखती इसे लगता है कि काश झब्बर मेरा पति होता। इसकी नज़दीकियाँ झब्बर से बढ़ गई, इधर झब्बर ने भी मौका नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। आलम यह हुआ कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। अब जो चरण सिंह था वो बाहर निकल जाता काम के सिलसिले में। इधर घर पे जब भी मौका लगता झब्बर आता और आने के बाद इससे मिलता, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। अब कहीं ना कहीं से इस बारे में भनक चरण सिंह को लगी। अब कोई भी पति होगा बर्दाश्त करेगा नहीं। उसने अपनी पत्नी को पीट दिया, गाली देने लगा कि जो काम तुमने मेरे साथ किया था संजय के होते, वही काम अब तुम झब्बर के साथ कर रही हो। इधर नए आशिक का नशा चढ़ा ही था। ये महिला पहुंच जाती पुलिस स्टेशन और कंप्लेन दर्ज करवा देती है। अब ये कंप्लेन दर्ज करवाती है, पुलिस वाले आते हैं, शरण को उठा लेते हैं, फिर काफ़ी पंचायत होती है। अंत में फैसला ये हुआ कि शरण के पास ये नहीं रहेगी और शरण ने इसको भगा दिया। शरण ने इसको भगा दिया, ये निकल जाती झब्बर के साथ हरियाणा। लेकिन वहीं से इसके दिमाग में एक चीज़ थी कि इसने मुझे भगाया और मेरी बेइज्जती हुई है, तो अब इसको मैं रास्ते से हटाऊंगी। लगातार इसने इस बारे में झब्बर से बोला। झब्बर भी अंत में हाँ बोल देता है और फिर एक खौफनाक प्लान बनता है। प्लान ये बनता है कि अगली बार कोर्ट में जब पेशी होगी, चूंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमा किया था, तब तुम उसके घर चली जाना और कैसे भी करके उसको घर के बाहर भेज देना। अब पूरे प्लान के तहत 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को ये घर पे आती है मुकदमे के सिलसिले में। फिर वह अपने पति से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझसे गलती हो गई। शरण बेचारा पिघल जाता है, घर में पनाह दे देता है। रात में स्क्रिप्ट के मुताबिक ये अपने पति से झगड़ा करती है। झगड़ा करने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस लगाऊंगी, नहीं तो मुझे यहाँ अकेले छोड़ दो, तुम कहीं और जाके सो।
चरण सिंह बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को फर्जी मुकदमों से फंसाने के लिए घर छोड़ के निकल जाता है एक स्कूल में, वहाँ पे सो जाता है। इधर ही अपने आशिक झब्बर को इत्तला करती है। झब्बर वहाँ पहुँचता है, चरण का वहाँ पे कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद इसको फ़ोन करता है, फ़ोन करके बताता है कि काम हो गया है, कत्ल को अंजाम दे दिया गया। अब ये बात जैसे ही ये सुनती है, फ़ौरन एक लाइन बोलती है, कहती है कि कत्ल तो कर दिया, लेकिन लाश की शिनाख्त हो जाएगी। उसके बाद ये आती है, अपने आशिक की बाइक से तेल निकालती है, अपने पति के चेहरे पे छिड़कती है। छिड़कने के बाद माचिस लगा देती है, आग जल जाती है, चेहरा और बाकी शरीर धू धू करके जल जाता है। इन दोनों का प्लान ये था कि कभी शिनाख्त हो नहीं पाएगी, कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि गांव का ही मामला था और तमाम लोग कपड़े, चप्पल, बॉडी, पैर, इन तमाम चीज़ों से पहचानने की कोशिश करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि ये तो गांव का ही रहने वाला शरण सिंह है। फिलहाल इस महिला को यानी कि गीता को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट भेजा गया। कोर्ट ने अभी फिलहाल जेल भेजा है, अब मुकदमा चलेगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी, गलती आप देखिए संजय का वो दोस्त था शरण, उसके बाद भी वो अपने दोस्त की ही बीवी पे नज़र डालता है। नज़र डालने के बाद अंत में उससे शादी कर लेता है। संजय ने भी उसको अपने घर में जगह दी थी, इसे पता था। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी इसने अपने दोस्त को, झब्बर को, अपने घर में जगह दी। अच्छा, झब्बर को भी पता था कि अपने एक पति को छोड़ के ये एक आशिक के साथ शिफ्ट हो गई। इसके बावजूद भी झब्बर ने उससे संबंध बनाए। इधर झब्बर को पता है कि अपने दूसरे आशिक को मरवाने का प्लान बना रही है, तीसरे आशिक से, फिर भी झब्बर उसमें तैयार हो गया। इधर इस महिला की गलती देखिए कि इसको पता था कि मैं कभी इससे खफा हूं, कभी उससे खफा हूं, तो बाद में मैं झब्बर से भी खफा हो जाऊंगी। लेकिन वहां भी ये नहीं रुकी, वहां भी उसने कत्ल करवाया। तो आप सोच के देखिए कि शुरुआत कहां से हुई। और दोनों की उम्र इस समय लोग 50 से 60 साल के आसपास है। 50 और 60 साल की उम्र में एक महिला प्यार के लिए भटक रही, एक पुरुष प्यार के लिए कत्ल कर रहा, और पुलिस वाले ऐसे ऐसे केसों की अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो सोचिए दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाके ख़त्म हो रही। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और कहानी को यहीं ख़त्म करूँगा क्योंकि तबीयत ख़राब है और असल में मैं डॉक्टर को ही दिखाने आया था। मुझे लगा शाम तक लौट जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं लौट पाया। तो हो सकता है कल कहानी स्टूडियो से हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।